अब हम आ रहे हैं एक और कंसेप्ट लेके बेटा। इसके अंदर है जैसे आपसे कोई ये कहता है कि पेयर ऑफ लाइन है, पेयर ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल, तो नेचुरली अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 7 जो दोनों लाइन पैरेलल उनको मल्टीप्लाई करूँ तो कंबाइंड इक्वेशन तो मिलेगी, तो वो भी इसी टाइप की होगी। इसी टाइप की होगी। लेकिन अगर कोई पूछे लगे भाई उन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बताओ, अब इसमें मैं कहने लगूँ भाई इसमें दो लाइंस आपस में पैरेलल है, टू लाइंस इन दिस पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल, देन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमें याद होना चाहिए पहली बात तो फॉर्मूला, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझाने की कि इसमें से पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होंगी, तो एक लाइन तो मैं लेता हूँ बेटा रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस p इक्वल टू 0। कि सर आपने ये क्यों ली, कि भैया बताता हूँ मल्टीप्लाई करने की वजह से लिए बेटा, काम आसान हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ, एक रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये तो पक्की बात है कि सर आपने लाइन तो पैरेलल ली क्योंकि दोनों के स्लोप्स क्या हैं, दोनों के स्लोप क्या है बेटा, एग्जैक्टली सेम है दोनों के स्लोप, है ना। और ये p और q मैंने बदल दिए कि सर रूट ए और रूट बी के पीछे लॉजिक क्या बता देता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और वो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इसके अंदर है वो ये है, तो मैंने उसको a1 b1 लिख के ये क्यों लिखा, क्योंकि कल मैं कंपेयर करूँगा तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, आप मल्टीप्लाई करके देखो, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, समझ रहे, अरे ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, और एक्स कितना, एक्स वाई कितना बनेगा, रूट ए बी और रूट ए बी, 2 रूट ए बी एक्स वाई बनेगा, ठीक है। सम एक्स पे आओ क्या बनेगा, सम एक्स वाला बनेगा रूट, मल्टीप्लाई करो दोनों लाइंस को, रूट ए क्यू और रूट, तो रूट ए कॉमन ले लो, पी प्लस क्यू एक्स, वाई कितना बनेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट बी क्यू रूट बी पी, तो रूट बी बाहर, पी प्लस क्यू वाई, बात समझ रहे, और कांस्टेंट क्या बनेगा पी क्यू। तो जो मैंने लेट किया उसके पीछे लॉजिक था, अरे कांस्टेंट बढ़ जाती, जैसे इसके अंदर मुझे पी और क्यू लेना पड़ा, यहाँ मैं अगर a1 b1 c1 c2 लेना तो बहुत टाइम लगता, अब कंपेयर करूँगा तो कंपेयर ये करना ही नहीं पड़ा, a अपॉन ए सेम ही आ गया, ऐसे से कंपेयर करूँगा तो b अपॉन बी सेम ही आ गया, तो कंपेयर कितना करना पड़ा कि 2h अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू, ये 1 है, a अपॉन ए है ना, तो 1 है इक्वल टू, है ना, और ये 1 b अपॉन बी 1 है, 2g अपॉन रूट ए p प्लस क्यू, ये भी कंपेयर होगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, अब y का 2f अपॉन रूट बी p प्लस क्यू आ गया, और कांस्टेंट c अपॉन पी क्यू आ गया। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इससे हमारा ये 1 बनता है, तो h इक्वल टू रूट ए बी आ गया, है ना। अच्छा, और अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर दो लाइन होती है उनके डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम शायद ये होता है कांस्टेंट d1 माइनस d2, याद हो फॉर्मूला तो, p माइनस क्यू अपॉन अंडरवुड नहीं, हाँ अंडरवुड आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, यानी हमें p प्लस क्यू, p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है कि ठीक है सर। तो यहाँ से आपको रूट ए, इसको 1 के इक्वल लिख रहा हूँ बेटा, रूट ए इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ गया 2g, और ये भी 1 के इक्वल है, तो रूट बी इंटू पी प्लस क्यू कितना आ गया 2f, अरे ये 1 है ना, a अपॉन ए, तो रूट बी इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 2f, और तीसरा पी क्यू इक्वल टू सी। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गए। तो इसमें बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ कि p प्लस क्यू को मुझे सम पता है, p प्लस क्यू का सम है 2g अपॉन रूट ए, कि सर a में क्यों निकाल लो, अरे p क्यू में लिया नोन है, a b तो क्वेश्चन में थे, h में रिजल्ट आएगा, a में आएगा, g में आएगा, f में आएगा, c में आएगा, p क्यू एक्स्ट्रा लिए है मैंने, p क्यू की तो वैल्यू निकलनी चाहिए। तो p प्लस क्यू की वैल्यू दो तरीके से आ सकती है,
2f अपॉन रूट बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि p प्लस क्यू दो तरीके से आ सकता है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम भी शायद दो तरीके से आ सकती है, और पी क्यू ये रहा आपके पास c। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया बेटा, अंडर रूट इसको लिख लिया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं कि एज यूज होता है रूट 4p रूट क्यू, और यहाँ रूट a प्लस बी। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ p प्लस क्यू की। p प्लस क्यू कितना बना 2g अपॉन रूट ए, यानी कि 4g स्क्वायर अपॉन रूट ए का a बन जाएगा बेटा, माइनस 4 पी क्यू तो एक ही है, पी क्यू तो c की वैल्यू तो एक ही बनेगी, वो आपने पी क्यू को c लिख दीजिए, अपॉन रूट a प्लस बी ट्वाइस अंडर जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी। ये आपका रिजल्ट आ गया। और अगर आप यहाँ पे p प्लस क्यू की वैल्यू क्या रख देंगे 2f अपॉन बी, तो रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी, क्योंकि यहाँ से b जाएगा, है ना, b जाएगा स्क्वायर करने पे, तो बी सी अपॉन और b नीचे बचेगा a प्लस बी। तो देयर विल बी टू रिजल्ट्स, और दोनों से आंसर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन सेम ही आएगा। और अगर चलो ये क्लियर है बेटा, कोई बात पूछनी और इसमें? क्वेश्चन लिखो, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 represents a pair of straight lines और डिस्टिंक्ट लिखा है बेटा, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड लैम्डा। चलो जी पहले लैम्डा फाइंड करो, फिर आगे चलते हैं डिस्टेंस का। और देख लेता हूँ एक क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस का, तो वो लिखवा देता हूँ। अगर हम ये कहते हैं, तो उनकी गलती है इसके अंदर जो कर रहे थे, जब ध्यान से देखो, अगर हम ये देखें कि हम इसको एक्स में क्वाड्रेटिक देखें, देखो एक चीज़ नोटिस करो, अगर आपने दो लाइन बनाई थी, एक तो x माइनस वाई बनाई मान लो, और एक x माइनस 2y बनाई, एक मल्टीप्लाई कर लेते खुद ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डेफिनेट है अगर ये दोनों लाइन होमोजीनियस है, तो इसके अंदर जो x में क्वाड्रेटिक बने या y में क्वाड्रेटिक बने, तो उन x और y में जो क्वाड्रेटिक बन रही है, होमोजीनियस बन रही है सॉरी, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके फैक्टर होने चाहिए। मल्टीप्लाई किया हुआ तो इसका रिजल्ट फैक्टराइजेशन होना चाहिए। और फैक्टराइजेशन कैसे हो सकता है कि सर इसके अंदर आप ये देखिए कि अगर x में मान लो मैं 2 1 जा 2 फैक्टर नहीं कर पाया, आज तो यहाँ तो हो रहे हैं, किसी में 1 प्लस रूट 3 है, यहाँ पे 1 प्लस रूट 7 है, तो फैक्टर कैसे होंगे? तो सीधा चाहे से करेंगे। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि इसमें x में क्वाड्रेटिक बना लें, माइनस 3y एक्स प्लस 2y स्क्वायर। आप नोटिस करो, आप x ये a हो गया, ये बेटा b हो गया और ये बेटा c हो गया, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a1 है, तो 3y प्लस माइनस ये y बच गया आप अपॉन 2, तो एक प्लस लेने से 4y अपॉन 2 2y हो गया, और एक माइनस लेने से y हो गया, तो बेटा इक्वेशन वही आई है। तो इसका मीनिंग फैक्टर कब हुए? तो जो इसके अंदर रूट के अंदर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया, अभी एक चीज लो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और कहने लगो भैया ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप कहते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो कैसी बातें कर रहे हो यार, आप इसके अंदर फैक्टर निकाल के दिखा दो आपके अंदर में। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स में बेटा जी क्वाड्रेटिक मान भी लूँ कि सर नहीं फैक्टर करते, तो वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर कबाड़ा हो गया, कैसे कबाड़ा हो गया? सही, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, हाँ, तो कैसे फैक्टर हो जाएंगे? सर ये पेयर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो हर इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करने लगती है, वो पेयर स्ट्रेट लाइन नहीं होती। आपको लगेगा वो पेयर स्ट्रेट लाइन है, ऐसा गलत है। तो इसके लिए जो उसका डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं एक्स में क्वाड्रेटिक बना लूँ या वाई में, जरूरी नहीं है वाई में बनाया आप,
और उसका जो x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट आएगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो मेरे ख्याल में लॉजिक आपकी पकड़ में आ गया होगा। मुझे सिंपली क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दो x को क्वाड्रेटिक मानते हुए। तो ये a हो गया, ये बेटा जी b हो गया, और ये बेटा पूरा का पूरा c कांस्टेंट टर्म विदाउट ऑफ x। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले इसका वो निकालो, x की वैल्यू से हटाया तो बेटा कहो तो यहाँ से x निकालो, और क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो आपको इक्वल टू 0 लेना। इक्वल टू लेने पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम लाइन भी हो जाएंगी। तो x इक्वल टू माइनस बी, एक्स को क्वाड्रेटिक यहाँ x आएगा, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना है सिंपली, ऐसे लिख दो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4a, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 2y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस, और ये आप जानते हैं इसके फैक्टर -4 और 4 आएंगे, और शायद आउटसाइड, यही था भाई रिजल्ट। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बेटा, कुछ नया क्वेश्चन में मिलता है, और मैंने जो ये गलत लिखा है ना, इसको जरूर नोट कर लेना कि सर इसके लिए यानी कंडीशन आपको देखा जाए तो x में या y में क्वाड्रेटिक बना के इसको ग्रेटर देन 0 कर लेना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको याद रहेगा हमेशा कि हाँ, इस तरह के IIT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ, मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने आपको कराया है इससे से एडवांस क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं कि पेयर स्ट्रेट लाइन है, सर ने बताया कि डेल्टा को 0 कर लो, ठीक है, वो जो डेल्टा 0 होगा उससे जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो कहीं ना कहीं इनमें से होगी, लेकिन वो सारी वैल्यूज नहीं होंगी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक पहले लाइन पे मिल जाए मुझे क्वेश्चन, तो वो भी कराता हूँ। चल लिखो, 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 represents a pair of lines, represents a pair of lines AB and BC, AB and BC, whereas the equation 3x square plus 8xy minus 3y square plus 2x minus 4y minus 1 equal to 0 represents two lines CD and DA। ठीक है, अब पूछता है कि ये जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा उसकी नेचर क्या होगी और उसका एरिया क्या होगा। एरिया एंड नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ट्राई करो बेटा। अच्छा एक चीज देखो, चलो भैया सोल्यूशन कराओ, क्या कैसे कराओगे बताओ, समझाओ। चलो जी, इनके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन के 9 बन जाए, 9 फैक्टर बन जाएंगे। 9xy माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर, तो यहाँ से 3x कॉमन, तो x माइनस प्लस 3y और माइनस यहाँ पे केवल y कॉमन, x प्लस 3y। तो एक तो x प्लस 3y इक्वल टू 0 और एक 3x माइनस y इक्वल टू 0। हाँ जी, दूसरी के लिए किससे प्लस है किसे, अच्छा क्योंकि तो मैं कह ए बी और सी डी वेयर दीज आर द रिप्रेजेंट टू, तो आपको कैसे पता कि जो वो यही स्लोप बनेगी, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पता पड़ रहा है कि ये दोनों ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और दिस लाइन कि ये जो सेम आ रहे हैं, इससे पता पड़ गया कि इन्हीं लाइन को शिफ्ट कर दिया गया है। समझ, यही बात है ना, इन्हीं लाइंस को शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका मीनिंग इनमें कॉन्स्टेंट्स की ही केवल चेंजेस होंगे। तो दो तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो देखो रुद्रांश में बता रहा है कि सर इसमें प्लस ए और प्लस बी करके दोनों मल्टीप्लाई कर लो और कंपेयर कर लो, क्योंकि वो इक्वेशन वही होंगी, केवल कांस्टेंट का इसके अंदर चेंज आना है। तो अगर हम ये कहें कि जो पेयर बन रहा है ये श्योर 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 इन्हीं दो लाइन को शिफ्ट करके बना है, तो यानी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ अलग रहा होगा। या फिर कोई कहे कि नहीं सर मैं तो अलग से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कल को ये भी आ सकता है कि सर ये लाइन तो है ही नहीं, आपने सिर्फ फैक्टर कर लिया, अब तो इसकी हेल्प ले ली। पहले इसकी हेल्प लेके दिखा दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मेरी बात शायद समझ नहीं रहे। अगर मैं इसमें ए ऐड कर दूँ और इसके अंदर बी ऐड कर दूँ बेटा, समझना, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ शिफ्टिंग लाइन है, और मैं जब इससे कंपेयर करूँगा तो वो शायद इन्हीं को रिप्रेजेंट कर जाएगी। तो एक बार दिखा दूँ आपको, ताकि ये मेथड आपको लॉजिक समझ में आ जाए। दिस इनटू दिस 3x माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो यही बनना है, वाई स्क्वायर एक्स वाई भी यही बनना है, माइनस 3y स्क्वायर शायद यही आएगा, इनमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं। और शायद x को देख लो क्या बनेगा, यहाँ से मिलेगा b और यहाँ से मिलेगा x प्लस 3ax, है ना, और प्लस क्या मिलेगा जी, अब आ जाओ y पे, y में क्या मिलेगा, ये 3b प्लस, और y कहाँ से मिलेगा, यहाँ से माइनस a y और प्लस कांस्टेंट मिलेगा ए बी इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग 3/3 1 मिल गया। तो 1 मिलने से क्या हो गया कि आप डायरेक्टली इनको इक्वल कसते, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो b प्लस 3a कोफिशिएंट ऑफ x ये 2 के बराबर आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ y -4 ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस भी लिखोगे 1 के इक्वल लिखोगे तो ये सेम मिलेगा। तो a और b निकालने पे क्या है भैया आपके, A1 एंड B माइनस, चेक कर लूँ मैं एक बार, A1 रखता हूँ और B को -1 रखता हूँ तो 2 मिलता है, एक इसको -1 और इसको 1 रखता हूँ तो -1। यस, ये करेक्ट आपके सॉल्यूशन है। तो आपकी दोनों इक्वेशन में A और B दोनों के फैक्टर हो गए, और x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो ये सॉल्यूशन, दोनों लाइन आपकी आ गई, और आपको चारों लाइन आपको पता है। इसमें से ये वाली लाइन x प्लस 3y इसके पैरेलल है, और ये वाली बेटा जी इसके पैरेलल है। तो हम पैरेललोग्राम तो बना ही लेंगे, ये तो हमें श्योर है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, हमारा क्वाड्रिलेटरल वो है जो कि पैरेललोग्राम है। सेकेंडली इसका m1 m2 का प्रोडक्ट, शायद इसका m मिलेगा आपको कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन m, और इसका m मिलेगा x। तो m1 m2 क्या है, इसका -1 है, यानी ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तो श्योर ये भी परपेंडिकुलर ही होंगी क्योंकि शिफ्ट ही हुई हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया कि वो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो या तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, या बस रेक्टेंगल या स्क्वायर ही होगा। पक्की बात है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों बीच में एंगल 90 है, और इसके बीच में एंगल 90 है, इसके बीच में, क्योंकि स्लोप तो वही है, इसका स्लोप -1/3 है, इसका स्लोप 3 है, तो इनके दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो ये डेफिनेटली या तो स्क्वायर होने वाला है या रेक्टेंगल होने वाला है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके बाद थोड़ा सा चेंज करूँगा, फिर बताऊँगा आपको। अच्छा, अगर कोई कहता कि सर कहीं पे मैं ऐसे फंस जाऊँ कि सर मुझे यही निकालना पड़ जाए, फैक्टर करने पड़ा, तो मैं कैसे करूँ, तो वो उसको साथ साथ बता देता हूँ कि अगर आपको ये दो लाइन मिल जाए और आपको ये कहेगी कि इनके दोनों लाइंस को सेपरेट कीजिए, तो एक तरीका और है कि इसको सेपरेट करने के लिए कि वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y किसी को बना लो। तो मैं x से बना रहा हूँ, तो x स्क्वायर वाला टर्म आ गया, x वाला एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा बेटा, तो उसको भी ले लेते हैं। यहाँ हुआ 8y और यहाँ से मिलेगा +2 दैट इज x प्लस, अब एक्स स्क्वायर टर्म आ गया, एक्स आ गया, वो सारे लिख दो जो अदर देन एक्स है, तो -3y स्क्वायर -4y और -1, तो ये पूरा बेटा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। कहानी इसके साथ भी वही है कि अगर आप यहाँ से x निकाल लेंगे तो -b
या एक काम कर, चलो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा माइनस यहाँ ले लो, और 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 2a, a3 है ना। तो यहाँ से तुम्हारा ये जो रूट वाला परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो लीनियर फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि रूट आ जाएगा फिर उसके अंदर। इसका जो रूट के अंदर वाला पोर्शन है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। आप देखिए ये हुआ 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36y स्क्वायर तो यहाँ से आए, और प्लस 64 ये आए, तो कितने को 100y स्क्वायर। आगे देखो परफेक्ट स्क्वायर आने लगा, अभी 2a भी बनेगा पूरा। अब आओ y पे आओ, तो 4 12 12 12 चौक 48, 48 y तो यहाँ से आया सुनो, और एक यहाँ से आएगा 8 दूनी 16 दूनी 32, 100 ये हो गया। दोबारा देखो 8 दूनी 16 दूनी 32 2ab वाला, तो 32 तो ये हुआ, और 4 तिया 12 चौक 48। हाँ देख लेते हैं, 8 10 कैरी 1, ये 80 ये हो गया, तो 80y ये हो गया, प्लस एक कांस्टेंट यहाँ से 4 आया, और एक कांस्टेंट यहाँ से आएगा 12 4 16 ही हो गया। देखो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा मेरे हिसाब से, चेक करो क्या बन रहा है। इसका अंडर रूट 10y और इसका अंडर रूट 4, देखो तो 80 बिल्कुल ठीक बनना, अब बनना चाहिए था। अगर फैक्टर्स हो और इसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने, लीनियर इसमें से टर्म ना निकले, तो हमारी क्वाड वो कौन सी आएंगी, लाइन ही नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ बच्चों समझ लीजिए 2 से -8y -2 प्लस माइनस ये हो गया बेटा 10y प्लस 4। अब आप इसके अंदर इसको 6y या 2 से और डिवाइड कर लेना जैसे तुम्हारा मन करे, तो आपके दो फैक्टर अपने आप अलग हो जाएंगे कि x इक्वल टू समथिंग प्लस लेके मिलने वाला है और x इक्वल टू समथिंग माइनस लेके मिलने वाला है, तो वो दोनों लाइन को निकालना भी आ गया। अच्छा, इसके अंदर जो दो लाइन आएंगी वो बताओ क्या क्या आई थी। x प्लस 3y, a कितना निकला था हमारा +1, और बेटा b कितना निकला था माइनस। इसका मतलब दोनों लाइन की क्वेश्चन फैक्टर करने पे यही मिलने वाली है भाई, ये भी कंफर्म है। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 बातें बता रहा हूँ तो बता ही दूँ। अब अगर मैं आपसे को इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जल्दी से, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें इनका जल्दी से। -1/5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/5 और -2 और 2/5, -1/5 और 2/5 रखेंगे तो 6 5/5 ठीक है। -1/5 -3/5 हो गया, और -2/5 -5/5 और -1 आ जाएगा, -3/5। देखो चेक करो, उल्टे लिख 1/5 और -2/5 चेक करो, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक है। हाँ ठीक है, तो पॉइंट इंटरसेक्शन आ गया। अब मैं अगर तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता, बेटा ये क्वेश्चन इसको छोड़ो, क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, यहाँ से मैंने 1-2-3 क्वेश्चन पकड़ लिया आपके, ये पेयर ऑफ लाइन दे रखा आपसे है, और केवल क्वेश्चन ये करता कि बेटा एक काम करो, इन दोनों लाइंस के फैक्टर करो, तो आप फैक्टर ऐसे करते और आपको 2 लाइन मिल जाती। और फिर मैं कहता बेटा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो इन दोनों से 2 लाइन मिलती है आपकी फैक्टर करने के बाद एक्स में क्वाड्रिक बनाने से, और आप उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते। कि सर अगर वो कहता डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो क्या हमें ये सारा काम करना पड़ता? हाँ करना तो पड़ता, जिनको नहीं पता, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट ही मिल जाएंगे, यही 1/5 और -2/5। तो उसको नोटिस करें कि मैं कैसे निकालूंगा। देखो ये क्वेश्चन तो कहीं और चला गया, मैंने काफ़ी बातें इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर करी हैं, है ना। तो अब डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विदाउट सेपरेटिंग द लाइन। विदाउट सेपरेटिंग द लाइन्स, तो उनको हम सेपरेट नहीं करेंगे तब भी हम निकाल लेंगे। देखो तरीका बता रहा हूँ, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये हमारी पेयर ऑफ लाइन क्वेश्चन होती है। और यहाँ पर डेल्टा क्या होता है बेटा,
ए बी सी लर्न कराया था, ए बी सी, फिर सिखाया था एफ जी एच, एफ जी एच, ये सिखाया था आपको डेल्टा की वैल्यू। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें निकालना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना। आप क्या करो, इसको तो छुपा लो और ऊपर की दोनों लाइन को लिखो, ए एच जी और एफ एच बी एफ, ऐसे लिख लिया। अब इसको छुपा लिया, इसको कट कर दिया था हमने एक तरह से। और हम क्या करते हैं, इस वाले को एक बार रिपीट कर लेते हैं, ए एच को, इस ए एच पहले वाले को हमने एक बार और रिपीट कर लिया। अब सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखो बेटा, पहला तो ये है, तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर से नीचे आए आप ऊपर से नीचे आए, तो ए बी और साइन चेंज करके माइनस एच स्क्वायर, और ये भी ए बी माइनस एच स्क्वायर, दोनों के नीचे तो ये आना है। ऊपर पहले वाले में ऊपर ये आएगा एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी, और यहाँ ऊपर क्या आएगा जी एच माइनस ए एफ। ये सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, चेक कर लीजिए एक बार इनके पॉइंट की वैल्यूज पुट करके क्या ये आता है या नहीं आता। दोनों के नीचे पहला तो ये आना है ए बी माइनस एच स्क्वायर, और पहले ऊपर ये लिखना है, पहले वाले में एच एफ माइनस बी जी और दूसरे वाले में जी एच माइनस ए एफ, सीधा यहाँ वैल्यू। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप कंपेयर करेंगे तो ए कितना मिलेगा आपको 3, और क्योंकि 2 यहाँ लिखा हुआ है तो 2h इक्वल टू एच है, तो h कितना आ जाएगा इसका आधा, जिसमें 2 लिखा होता है मैं आधा कर देता हूँ। ये b है तो b कितना होगा सीधा -3, और ये 2g लिखा है 3, तो g कितना आ जाएगा, 2 लिखा है तो g आ जाएगा 1, और 2f ये है -4, तो f आ जाएगा -2, और c कितना आ जाएगा बेटा -1। आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, चेक करें कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिलता है। सीधा याद हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा एक चीज़ याद दिला दूँ इससे एक बहुत बढ़िया एक कंडीशन आती है, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। एक तो मैंने लर्न कराई थीटा इंटा से एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, अगर याद हो तो टेन थीटा इक्वल टू होता ट्वाइस अंडर टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो थीटा अगर 0 हो जाएगा तो भी लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी निकल जाएगी। तो वैसे उसके अलावा अगर याद करना, सीधा बटे लगा दो, ए बटा एच इक्वल टू एच बटा बी इक्वल टू जी बटा एफ। ये कंडीशन पैरेलल लाइंस के लिए होती है, कीप इन माइंड ऑलवेज। ए बटा एच इक्वल टू एच अपॉन बी इक्वल टू जी अपॉन एफ। आप ये देखो ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया, एक एच एफ इक्वल टू बी जी हो जाएगा, एक ए एफ इक्वल टू एच जी हो जाएगा। तो 3 कंडीशन आपस में लिखी हुई है यहाँ पे, समझ रहे। और दूसरे इतने होते कुछ लोग, इनका भी कोई एच एलिमिनेट करके एक नया कंडीशन बनाते हैं, लेकिन इतनी कम से कम याद करो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, क्योंकि 2 लाइन को मल्टीप्लाई करने पे तब भी लाइन बनेगी, आप ये नहीं बता सकते पैरेलल कब है। तो कंडीशन ये होती है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको एक आगे लिख के कैसे बताया मैंने आपको, क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। अब हम यहाँ पे आते दोबारा से क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ने आपको देखो बेटा ये 2 लाइन दी, एक लाइन थी x प्लस 3y इक्वल टू 0, और इसके पैरेलल थी x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, नेचुरली पैरेलल है। और ये वाली एक लाइन ये थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक थी 3x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये मुझे कन्फर्म है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है, या तो रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है। रीज़न क्या था, क्योंकि इनका m1 m2 -1 बनना था और इनका m1 m2 भी -1 बनना था, ठीक है। तो इससे मुझे कन्फर्म है कि ये क्या है। अब मैं एक काम करता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन देम निकालता हूँ अपने 11th वाले फॉर्मूले। 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, C1, याद करो, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया सर 1 अपॉन रूट 10। ये तो D1 निकाला, और जब यहाँ D2 निकाला, इन दोनों के बीच का लाइन डिस्टेंस, तो क्या है C1 माइनस C2 अपॉन, ये तो सेम ही आ गया भाई। इससे ये भी कंफर्म है कि
हाँ मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर याद हो तो, और हमेशा याद रखना कि अगर ये लाइन इत्तेफाक से ऐसी होती कि ये दो तो पैरेलल होती और ये दो पैरेलल होती, और तब भी इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस या फिर ये वाला डिस्टेंस यानी कि D1 और D2 बराबर होते, अगर ये D1 D2 बराबर होते तो ये वाला पैरेललोग्राम ही रोम्बस होता है। ये रोम्बस की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कीप इन माइंड ऑलवेज बच्चे से, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल बन गया इत्तेफाक से। अगर यहाँ ये लाइन आपस में पैरेलल ना हो, परपेंडिकुलर ना होती, ये दोनों भी परपेंडिकुलर ना होती, तो तुम कहते सर ये पैरेललोग्राम बनेगा। अब पैरेललोग्राम में मुझे जरूरत पड़ती एरिया निकालने की। एरिया के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, क्या था एरिया पैरेललोग्राम का, सिखाया था एक फॉर्मूला C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 पर मॉडुलस को फैक्टर का जो सिखाया था फॉर्मूला, फिर वो लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस जो होगा वही दोनों जगह सेम हो गया, तो ये रोम्बस क्या बन गया, ये आपका जो है स्क्वायर ही बन गया। ये इस वक्त रेक्टेंगल भी नहीं है। रीज़न क्या है कि रोम्बस के लिए कंडीशन होती है, हमेशा ध्यान रखना कि जब दो पैरेललोग्राम में अगर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस सेम हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। और ये हमें पहले से पता है कि ये रोम्बस वो है जिसके दोनों 90 एंगल हैं, ये है ना, अपोजिट एंगल 90 है। तो ये वाला जो पैरेललोग्राम है रोम्बस भी है और ये तुम्हारा स्क्वायर भी है। स्क्वायर है तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या बन गया बेटा, साइड बन गई। तो एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी कि 1/10। क्लियर है बेटा ये बात बिल्कुल या नहीं। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चा रोम्बस बताने लगता है, जबकि रोम्बस तो है ही क्योंकि स्क्वायर, लेकिन उसका प्योर रूप है ये आपका स्क्वायर ही बनेगा श्योर, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 है। क्लियर हो गई बात। और अगर तुमसे कोई पॉइंट पूछेगा तो इनको सॉल्व करके निकाल ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया है। अब वो लास्ट क्लास वाला भी एक पोर्शन ले लेते हैं, उसको भी ख़त्म करता हूँ। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।